and in this video we're going to discuss the scheme of the essay. और मैंने जिस तरीके से आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि essay का बुनियादी मकसद क्या है, वो कैसे आप डाइवर्स सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करके अपनी एक बात को मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से साबित करना है, उसको हम मजीद अब उसकी बेसिस पे आगे डिस्कशन करेंगे. पहले हमने फिलॉसफी डिस्कस की है, अब हम उस फिलॉसफी के टच स्टोन के ऊपर अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. So this is going to be the outline. We're going to discuss कि outline के अंदर किस तरीके से आपकी क्या required हैं चीज़ें. We'll go through what introduction requires, what body paragraphs require, how logical transitions work, and then how conclusions work. So outline के अगर हम बुनियादी बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी outline specific भी हो और comprehensive भी हो. अब इससे मुराद ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव वो इस तरीके से हो कि वो पूरे ऐसे को अगर आपका पढ़ा जाए और आपकी आउटलाइन को पढ़ा जाए तो तकरीबन बात एक जैसी हो. यानी अगर कोई बंदा आपकी आउटलाइन को पढ़ लेता है तो उसको आपके पूरे ऐसे के हर मुद्दे की, हर इंपॉर्टेंट चीज की समझ आ जाए. यानी कि अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो एक अपने दोस्त को आप अपना पूरा ऐसे की बॉडी पढ़ाते हैं और एक दोस्त को आउटलाइन पढ़ाते हैं, तो दोनों को तकरीबन आइडिएशन वाइज आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से तकरीबन एक जितनी समझ आए आपकी बात की, तो इसका मतलब कि आपकी आउटलाइन ठीक है. ये मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव का. स्पेसिफिक से ये मुराद है कि वो जो इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे आउटलाइन के अंदर वो स्पेसिफिक और डिटेल में चीज़ बता रहे हो, वो वेग ना हो और वो बहुत ब्रॉड ना हो, वो स्पेसिफिक हो कि मतलब वो फ्रेजेस की शक्ल में आपने लिख के ना छोड़ दिया हो कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर. आपने उस अगर ये टॉपिक है तो नीचे आपने लिख दिया डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. नीचे आपने एक रीजन लिखा पुअर एजुकेशन सिस्टम. वो बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इट्स नॉट स्पेसिफिक इनफ, इट्स नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनफ. तो वो स्पेसिफिक इस लिहाज से होना चाहिए. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, फ्रेजेस. आउटलाइन के अंदर जो बातें हो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने जो भी बात लिखी है वो समझने के लिए फिर बॉडी में जाना पड़े. आउटलाइन की चीज को पढ़ के खुद ही वो बात अपने आप को समझा रही हो, ये जरूरी है. लॉजिकल और स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो रहा हो कि आप कहीं की बात कहीं पर है और कहीं की कहीं पे. फॉर इंस्टेंस कि अगर आप सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प का अगर टॉपिक है, तो अगर आपने कुछ इंडिविजुअल्स की मिसालें दी हैं तो ऐसा ना हो कि आप एक इंडिविजुअल की दे रहे हैं, फिर आप एक नेशन की एग्जांपल दे रहे हैं, फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की दे रहे हैं. अगर आपने दो इंडिविजुअल्स की केस स्टडीज रन करें तो पहले इंडिविजुअल्स डिस्कस करें, फिर ऑर्गेनाइजेशंस, फिर नेशंस, छोटे से बड़े की तरफ जाएं. अगर आप एग्जाम्पल्स के अंदर भी अगर आप कोई हिस्ट्री से एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हिस्ट्री भी क्रोनोलॉजिकली चल रही हो. ऐसा ना हो कि अब्राहम लिंकन की मिसाल जो है वो पहले आ रही हो और जूलियस सीजर की मिसाल बाद में आ रही हो. तो आपने हिस्टोरिकल टाइमलाइन का ख्याल इजीली रीडेबल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे की जो है वो अच्छी हो. ऐसा ना हो कि आपकी जो राइटिंग है उसकी समझ ही ना एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर ने आपके पेपर पे मुश्किल से 2 मिनट लगाने हैं, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ. तो उसने शुरू में ही 30 सेकंड में जज कर लेना आपका पेपर देख के कि क्या ये पढ़ना है पेपर मैंने या इसको मैंने फेल करके बस साइड पे करना है. तो वो कैसे किस तरीके से एग्जामिनर इस चीज़ को देखते हैं. वो आपकी अगर राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करनी है एग्जैक्टली. तो वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए. हम काफ़ी डेप्थ में इन चीज़ों को जो है वो आगे जाके मजीद देखेंगे. इसके अंदर ही इंटेंडेशंस वगैरह भी मैं आपको सिखाऊंगा, सिंटैक्स अपना किस तरीके से आपने डेवलप करना है. अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. Your introduction should be clear, concise, define the thesis statement that occurs in the first paragraph of the essay. तो first paragraph of the essay जो है वो आपका introduction है. आप और अपने कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं. आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ा एक जामे किस्म का आपका जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन के जो 4 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो मैंने डायग्नोज किए हैं, उनमें सबसे पहला है ग्रैबर, जो बेसिकली हुक करता है रीडर को to gain the attention of the reader. Then the second is transition. The third is the overall summary of the essay, and the fourth is the thesis statement. Thesis statement, it is important that it should be appropriately narrowed down while at the same time being comprehensive. आपकी thesis statement ऐसी होनी चाहिए कि वो central idea को topic के interpret भी कर रही हो और उस पर आपका stance भी वाज़ेह कर रही हो. और इस पे आप पहले डिस्कशन चुके कर चुके हैं थीसिस स्टेटमेंट वगैरह पे, तो यू गाइस हैव अ फेयरली डिसेंट आइडिया व्हाट इट इज.
ग्रैबर्स क्या होते हैं, ये हमने पूरा एक सेपरेट लेक्चर करना है कि अटेंशन कैसे लेनी है आपने, इंट्रोडक्शन का स्टार्ट किस तरीके से करना है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी स्टार्ट किस तरीके से करना है, और इस पर हम सेपरेट वीडियोस बनाकर इन द कमिंग लेक्चर्स उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन बॉडी पैराग्राफ्स जो बाकी हैं इंट्रोडक्शन के बाद, जो बीच में जितने पैराग्राफ्स आएंगे वो हैं जो एविडेंशियल सपोर्ट देते हैं, यानी कि वो एविडेंस के साथ, ये बेसिकली आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इनमें आप साबित करेंगे कि कैसे जो बात आपने इंटरप्रेट की है वो कैसे ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द एसे रियली रिक्वायर्स फॉर यू टू प्रेजेंट डाइवर्स सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ऑल कनेक्टेड टू द सेम आइडिया। उसमें जो एविडेंस आप हर आर्ग्यूमेंट के अंदर दे सकते हैं वो एक भी हो सकता है, वो एविडेंस ज्यादा भी हो सकता है। एन एविडेंस विद इन एन आर्ग्यूमेंट, विद इन अ बॉडी, within a paragraph could be factual, it could be logical, it could be examples, it could be case studies, it could be anecdotes of big shorts. Did I actually write that? Yeah, तो और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको आगे पूरे फुल फ्लैज एसेस करवाऊंगा और डेमो दूंगा, तो यू गाइज विल हैव एन आइडिया। ईच पैराग्राफ शुड बी लिमिटेड टू द डिस्कशन ऑफ वन सब्जेक्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक पैराग्राफ है वो एक मेन आइडिया डिस्कस कर रहा हो, और ये लॉजिक को और ये उसकी स्ट्रक्चर को, कंटिन्यूटी को, कोहेरेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल आइडियाज डिस्कस ना हो रहे हो, एक मेन आइडिया डिस्कस हो रहा है। उस मेन आइडिया को साबित करने के लिए आप छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसके बना सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया एक ही होगा हर पैराग्राफ का। वो मेन आइडिया आप साबित करेंगे, उस मेन आइडिया को फिर आप टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। दिस अलाउज क्लैरिटी एंड डायरेक्शन थ्रू द एसे। इन एडिशन सच कंसाइजनेस क्रिएट्स एन एसे and ease of readability for one's audience. Also, you cannot draw any charts, diagrams within an essay. Essay के अंदर आप कभी भी charts draw नहीं करते, flow charts नहीं, वो ये चीज essay के अंदर हद तक forbidden है। Then it is important to note that each paragraph should have a logical connection to the thesis statement. जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ के अंदर वो पैराग्राफ आपके थीसिस स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा होना चाहिए। आपको इस तरीके से उसको लॉजिकली डेवलप करना है, फ्रेम इस तरीके से करना है कि वो सेंट्रल आइडिया के साथ आपके कनेक्ट कर रहा हो। ये लॉजिकल कनेक्शन किस तरीके से आएगा? दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। जो आप एविडेंस दे रहे हैं, जो आप एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, लॉजिक यूज करें अपने आर्ग्यूमेंट को साबित करने के लिए, उसको आपने कनेक्ट, वो एविडेंस आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। It is important to explain how and why the evidence supports the thesis. इसी तरीके से जब आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स क्रिएट करेंगे, हर पैराग्राफ में एक यूनिक आइडिया डिस्कस हो रहा होगा और हर पैराग्राफ का वो यूनिक आइडिया टॉपिक को साबित कर रहा होगा। तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट डाइवर्स सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके आ रहे होंगे, वन पैराग्राफ और वन आर्ग्यूमेंट ईच टू प्रूव द सेंट्रल आइडिया इन थीसिस स्टेटमेंट्स। इसके अंदर ये है कि आपको कभी कभी अगर अवेलेबल ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, तो उन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को रिलेट करना, कोट करना और उनको रिफ्यूट करना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो आपके आइडिया से मुख्तलिफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, इज फॉरेन एड अ ब्लेसिंग और अ कर्स, एंड इफ यू थिंक फॉरेन एड इज अ कर्स, तो आपको एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ्स इसके लिए डेडिकेट करने चाहिए कि हाउ फॉरेन एड इज अ, व्हाट पीपल, जो लोग सोचते हैं, व्हाट डू द पीपल हु थिंक दैट फॉरेन एड इज अ ब्लेसिंग present as their argument, ठीक है? Why do some people think that foreign aid is a blessing? वो आपने explain करना और फिर उसको refute भी करना है कि why do they think they're wrong. So you're going to be intellectually honest. You're not going to be disingenuous to their claims. You're going to logically deconstruct, rebut and refute their logic. तो अगर दो तरह के एसेज हैं हमारे पास, और इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे की टाइप्स किस तरीके के हैं और क्या उनके अंदर सटल डिफरेंसेस हैं। तो जो इशू बेस्ड एसे है, जो अभी तक आपने देखे भी हैं, उनके अंदर कोई एक खास फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये मैंने एक बहुत फार फेच्ड, एक इंतहाई फार फेच्ड जो है एक आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखी है कि अगर तो पहले टॉपिक तो आपका पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का आएगा, दूसरा पैराग्राफ आपका अगर तो डेफिनेशंस जरूरी है तो फिर वो डेफिनेशनल पैराग्राफ होगा, वो एक्सप्लेन करेगा आपके टॉपिक को, ठीक है? फिर उसके बाद जो आगे थर्ड पैराग्राफ से एट्थ पैराग्राफ तक होगा वो आपके आर्ग्यूमेंट्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी
डिफरेंट डाइवर्स आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गोइंग टू प्रूव कि किस तरीके से जो आपका स्टांस है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से ठीक है. These paragraphs are framed in a way that if there is an opposite view, it is refuted as well. These incorporate facts, examples and logical reasoning. अगर आप कोई केस स्टडी देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऐसे है फॉरेन एड इज अ कर्स, लेट्स से टॉपिक इज फॉरेन एड अ कर्स और अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, और आपने इंटरप्रेट किया कि फॉरेन एड इज अ कर्स फॉर पाकिस्तान, और आपने एक्सप्लेन किया, तो 1 या 2 पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. आपने फिर सजेशंस दी, आपने दी कि पाकिस्तान को फॉरेन एड पर रिलाई नहीं करना चाहिए इस तरीके से, तो आपको एक आध एग्जांपल, एक पूरा पैराग्राफ रन करना चाहिए किसी ऐसी कंट्री की मिसाल के जिसने फॉरेन एड से छुटकारा डाल के तो अपने आप को बेहतर बनाया हो मुआशी तौर पर, वो आप कोट करें और फिर उसको पाकिस्तान से रिलेट करें. ठीक है, यहाँ आप वैसे जनरली भी कर सकते हैं कि और इसके अलावा कौन सा मुल्क है कि जो पाकिस्तान भी उसी पाथ पे चल रहा है, कि एज अ केस स्टडी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो केस स्टडीज क्रिएट दैट सेंस ऑफ यूनिकनेस व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लैक, व्हिच इज व्हाई their essay tends to get very monotonous and repetitive. फिर आगे से आप उसके बाद recommendations देते हैं और आपने 12th paragraph में conclusion कर दिया. My general rule of thumb is के 12 paragraphs होने चाहिए ऐसे के अंदर. going to be 12 paragraphs in the essay, more or less हर बंदे के एतबार से, राइटिंग के एतबार से, उसके टाइम के एतबार से, इंटेलेक्चुअल लेवल के एतबार से, प्रैक्टिस के लिहाज से पैराग्राफ प्लस माइनस हो सकते हैं, +-2 कर लें आप, लेकिन बुनियादी तौर पे यही. और ये जो फॉर्मेट है ये बहुत जनरल बताया मैंने आपको इशू बेस्ड के कॉन्टेक्स्ट में, और आप देखेंगे कि मैं जो आपको इशू बेस्ड ऐसे कराऊंगा ग्लोबल वार्मिंग का, उसमें थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से भी करेंगे. जो दूसरी तरह का ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर आपका इसी तरीके से सेकंड पैराग्राफ में आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं इफ रिक्वायर्ड. अगर वो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो आप उसका सेकंड पैराग्राफ उसके लिए डेडिकेट करते हैं. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर्ग्यूमेंट आप उस टॉपिक को थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंटेशन जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है उसके जरिए साबित करने की कोशिश करते हैं. और आपने इसमें केस स्टडीज ज्यादा होती हैं इसमें, चूंकि आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में आप एज एन एग्जांपल ज्यादा डिफरेंट चीजें कोट कर सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप टॉपिक कर रहे हैं सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो उसके अंदर आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में बता दिया कि व्हाई इज सेल्फ हेल्प द बेस्ट हेल्प, कि क्यों अपनी मदद आपके जज्बे के तहत काम करना चाहिए. उसके आपने जनरली फवायद बताया, आपने बताया कि क्योंकि ये इंसान जो है वो सेल्फ हेल्प के जरिए कर सकता है, इज नॉट बाउंड बाय हिज डेस्टिनी एंड फेट एंड ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, ब्ला ब्ला ब्ला. आपने बड़े दलाइल दिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आर्गुमेंट में. 6th, 7th, 8th, 9th पैराग्राफ में फिर आप दुनिया में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ साबित करेंगे जिन लोगों ने सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट वर्ल्ड अपनाया, जिन कौमों ने सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट वर्ल्ड प्रिंसिपल अपनाया. तो इसमें केस स्टडीज जरा ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली उससे, फॉर द रीजन जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे थोड़ा ब्रॉड होता है, इशू बेस्ड ऐसे थोड़ा स्पेसिफिक होता है. फिर इसके अंदर इनवर्स लॉजिक को साबित करना बड़ा जरूरी है. ये वैसे तो जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कवर करेंगे अपना सबसे पहला, तो मैं उसको पूरा ऐसे चूंकि आपको कवर करवाना है तो उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में जाके समझ आएगी. लेकिन इफ यू वांट टू टेक अ मेंटल फाइलिंग सिस्टम एंड यू वांट टू टेक अ मेंटल नोट इन दैट फाइल, देन इनवर्स लॉजिक इज बेसिकली कि आप उसका ऑपोजिट भी साबित करते हैं. अगर टॉपिक है कि वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट. इनकॉम्पिटेंट बेसिकली जो लोग हैं ना, वो जब उनसे कुछ नहीं हो पाता ना, निकम्मे लोगों से, तो वो फिर एंड पे वायलेंस पे रिजॉर्ट करते हैं. तो इनकॉम्पिटेंस डायरेक्टली फिर ब्रीड करती है वायलेंस को बेसिकली, कि इनकॉम्पिटेंस आपकी इनसिक्योरिटी को ब्रीड करेगी, इनसिक्योरिटी इवेंचुअली वायलेंस की तरफ लेकर जाएगी, या जिस भी तरीके से आप इसको फ्रेम करते हैं. ये तो इसका प्राइमा फेसाई, ऑस्टेंसिबली दिस इज व्हाट द टॉपिक मींस. बट इस टॉपिक की इनवर्स लॉजिक क्या है, इसकी फ्लिप साइड पे लॉजिक ये है कि द पीपल हु आर कॉम्पिटेंट नेवर यूज वायलेंस. द पीपल हु आर कॉम्पिटेंट डू नॉट यूज वायलेंस बट यूज अदर कंसिलेटरी non-violent means to achieve their goals. Incompetent people only resort to. तो ये डायरेक्ट चीज क्या है कि incompetent people use violence to achieve their goals. बट इसकी इनवर्स लॉजिक क्या है कि competent people never use. तो फिर आपने पहले पूरा ऐसे तो इनकॉम्पिटेंसी पे ही लिखा और वायलेंस पे, लेकिन एक पैराग्राफ आप इनवर्स लॉजिक पे भी बताएंगे कि जो कॉम्पिटेंट है वो कभी यूज नहीं करते, फिर आप उनकी मिसाल दे सकते हैं.
तो जहां आपने लेट से हिटलर वगैरह, स्टालिन, इन लोगों की मिसाल कोट की नॉर्मली लिखते हुए ऊपर इधर केस स्टडीज में, तो इधर आप इनवर्स लॉजिक में 10th पैराग्राफ के अंदर लेट से कायद आजम की मिसाल आप दे देते हैं कि नॉन वायलेंट रहे, ठीक है। तो ये हिसाब है आपका बॉडी पैराग्राफ्स का। देन देयर इज कंक्लूजन, अ कंक्लूजन दैट डज नॉट सिंपली restate the thesis but readdresses the whole issue in the light of the evidence provided in the essay। इसको थोड़ा आपने बेहतर थोड़ा डिफरेंट तरीके से फ्रेम करना है। It is the part of the essay that will leave the most immediate impression on the mind of the reader, so it should be effective and logical। कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए कंक्लूजन के अंदर जो आपने पहले बात नहीं की, तो कोई नई बात नहीं आनी चाहिए। बेसिकली कंक्लूजन आपकी सिंथेसाइज कर देता है, क्रिस्टलाइज कर देता है एवरीथिंग दैट हैव कम बिफोर। तो ये बेसिकली आपको रिव्यू करता है बस चीज़ों को। सो ऑल इन ऑल एन essay इज बेसिकली you tell your audience, you tell your reader, you tell the examiner what you are going to tell them, introduction, and then you tell them, that's the body, and then you tell them what you have already told them, that's the conclusion। so ये बुनियादी तौर पर आपकी जिस्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक अहम बहुत चीज़ है लॉजिकल ट्रांजिशंस। ये लॉजिकल ट्रांजिशंस इंट्रोडक्शन में भी होंगी, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर भी होंगी, विद इन बॉडी पैराग्राफ भी होगी और कंक्लूजन में भी होगी। लॉजिकल ट्रांजिशन रन्स थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ योर एसे। सो क्लियर और लॉजिकल जो ट्रांजिशंस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके स्ट्रक्चर को ठीक रखते हैं, आपके फाउंडेशंस को ठीक रखते हैं। अब ये लॉजिकल ट्रांजिशन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरीके से नज़र आता है वो आप देखेंगे मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर कि कैसे हम डेवलप करते हैं। लेकिन बेसिकली वो मैं अगर बहुत बुनियादी तौर पे बात करूं तो ट्रांजिशन शुड wrap up the idea from the previous paragraph or paragraphs and introduce the idea that is to follow, that is done using signposts, और हम signposts देखेंगे आगे। Also अगर आप different arguments, diverse arguments जो दे रहे हैं उनको आप categories of arguments में divide कर लें कि अगर आप ऐसा नहीं है कि कोई एक social फिर एक political फिर social फिर political फिर economic, पहले सारे सोशल लेवल के आर्ग्यूमेंट्स दें, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक। अगर आपने फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो पहले हिस्टोरिकल दें फिर कंटेम्प्रेरी। सेम एज गोज विद इंडिविजुअलाइजेशंस। सो यू बेसिकली मेक कैटेगरीज एंड दोस कैटेगरीज शुड लॉजिकली फ्लो, यानी हॉच पॉच नहीं होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर। बिकॉज व्हाई द ऐसे इज ओवरऑल इज एन indivisible composite whole in a way that each part is well knitted with the central theme and statement। ये मैं बार बार इसके ऊपर रेफर कर रहा हूँ, reinstate कर रहा हूँ, because this is very important। Each part should be given due importance, especially the outline, introduction and conclusion। Outline, introduction और conclusion सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हैं क्योंकि ये वो चीज़ें जो essentially आपका एग्जामिनर पढ़ता है। बुनियादी तौर पर वो सबसे ज़्यादा टाइम इन पे लगाता है। 80% of the time will be spent on these things। या शायद वो पढ़े ही सिर्फ ही और शायद बॉडी को उस तरीके से कभी तवज्जो ही ना दे। तो अगर आप उसने सबसे पहले आउटलाइन पढ़नी है, अगर आपकी आउटलाइन ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट द एग्जामिनर विल नॉट प्रोसीड विद योर एग्जाम, विल फेल यू। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। सो फार वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर कि आउटलाइन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले ग्रैबर आता है, फिर किस तरीके से आप ट्रांजिशन करते हो वो भी हम देखेंगे क्या होती है, फिर समरी देते हो और फिर थीसिस स्टेटमेंट। बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर हर पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होता है और फिर डिफरेंट और हर पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल कनेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। वो एविडेंस फैक्चुअल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, एनेक्डोटल भी हो सकता है और वो थीसिस स्टेटमेंट को साबित कर होगा। सो ईच पैराग्राफ will prove logically the thesis statement। इसी तरीके से डिफरेंट पैराग्राफ्स डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और थीसिस स्टेटमेंट को साबित कर रहे होंगे। If there are opposing views, they are also considered and refuted। लॉजिकल ट्रांजिशन में एक स्ट्रक्चरल सीक्वेंस है, एक आपकी लॉजिकल प्रोग्रेशन नजर आनी चाहिए और उसमें आप इस तरह आर्ग्यूमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। The theme of this lecture is going to be success, and I would really highly recommend you guys to watch these videos, especially this commencement speech by Tim Minchin. This speech itself has had a very huge impact in the way I've perceived a lot of things in life and the way I've perceived how I should go about in life, and I'm sure this will inspire you guys as well in terms of giving you a
more intellectually honest and more reasonable direction in life as well, which is more grounded as well. So that's all from my side in this lecture. I hope this lecture was helpful to you guys, and I'll see you guys